सर सबसे पहली कहानी, हालांकि हम लोगों ने सोची थी कि 8वें वेतन आयोग की ही लेंगे प्रवीण सर, लेकिन पहली कहानी हम लोगों ने सोचा कि जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई उसके क्या आउटकम्स रहे, उससे जो है कहानी की शुरुआत करेंगे। तो सर क्या ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और आगे के क्या प्रोजेक्शंस के बारे में जो है डायरेक्शंस दिया गया आरबीआई गवर्नर के द्वारा? देखिए विशाल, आज बड़ी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की एक बैठक थी जिसमें जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो रेट्स हैं उसमें इजाफा होगा, क्या रेट्स बढ़ाए जाएंगे, उस पर आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उन तमाम जो कयासों को विराम दे दिया और साफ तौर पर जो रेट में जो बढ़ोतरी था उसके बढ़ोतरी की जो एक आशंका पैदा हो रही थी उसको एक बार और रोक कर रखा है। रेट्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। तो जी पहली बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ग्रोथ रेट को लेकर जो बात है और इन्फ्लेशन को लेकर बात है, वहां आरबीआई ने एक पॉजिटिव रुख बताया है। इन्फ्लेशन के अनुमानों को घटाया जबकि ग्रोथ के अनुमानों को घटाया। अगर आप पिछले जो तमाम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स को देखें, खासतौर पर इस साल की शुरुआत से जो हुई, उन सब में इन चिंताओं को जताया गया था कि किस तरह से पूरा जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो भारत के ऊपर, भारत की ग्रोथ के ऊपर और महंगाई के ऊपर एक नकारात्मक असर डाल सकता है। जी। तो सर कुछ जो डेटा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। फाइनेंशियल 27 के लिए ग्रोथ का जो अनुमान है 6.6% से बढ़ाकर 6.7% किया गया। फाइनेंशियल 27 के लिए महंगाई का अनुमान जो है 5.1% से घटाकर 5 किया है। और बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत है, क्रेडिट ग्रोथ में बढ़त देखने को मिल रही है, घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट में जो है मजबूती बनी हुई। कुछ मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है प्रवीण सर, वो मैं बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को। Q3 में पीक बनने के बाद Q4 में महंगाई में नरमी दिखेगी, ये भी बात जो है कहा जा रहा है। ग्लोबल चिंताओं के बावजूद जो है भारत की जो है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी वो स्थिर है, क्रेडिट की डिमांड वो मजबूत बनी हुई है। चौथी बार प्रवीण सर जो है ब्याज दरें जो है 5.25% पर स्थिर है। न्यूट्रल का जो रुख है बल्कि वो अप्रैल मई में अगर आप देखेंगे तो करंट अकाउंट के हम सरप्लस में थे। $2.8 बिलियन का करंट अकाउंट का सरप्लस था। बस एक वो जी। मैंने यहाँ लेकिन सर ये तो बात होगी गुडी गुडी बात, यानी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन कुछ जो नेगेटिव बात है उनको भी जो हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला पॉइंट ये आ रहा है कि ग्लोबल स्तर पर जो है चैलेंजेस यानी चुनौतियां जो हैं वो बनी हुई है। यूएस के जो फ्रेश टैरिफ हैं उससे कहा जा रहा है कि ट्रेड को लेकर अनसर्टेनिटीज़ है वो बनी हुई है। तीसरी तिमाही तक में जो कहा जा रहा है कि महंगाई में बढ़त का जो है वो जोखिम बना रहेगा। तो इन 3 पॉइंट्स को हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। नहीं, देखिए अभी हाल में ही जो यूएसटीआर है, यूएस ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने भारत और तमाम जो दुनिया के 50 मुल्क हैं, विशाल, भारत अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जिस पर लगाया गया फोर्स्ड लेबर का जो जहां पर भी हो रहा उसके जरिए जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर 10% टैरिफ लगाने की बात आई। अब वो मसला जाहिर तौर पर भारत के लिए एक नेगेटिव है और उसका उसका जिक्र जो है वो जी संजय मल्होत्रा साहब ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ साफ तौर पर उसको किया है। एक जोखिम भारत की ग्रोथ के लिए या ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उस पर ये चीज दिखाई देती है विशाल। जी। और सर रिटेल महंगाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि यह अनुमान से ज़्यादा है। इस फ्रंट पर भी कुछ चिंता की बात हाँ, है जिस तरह। रिटेल महंगाई को लेकर जो संजय मल्होत्रा गवर्नर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये थर्ड क्वार्टर में अपने पीक पर पहुंचेगी। 5.9% की बात कही है। उसके बाद से इसमें गिरावट आएगी। जब चौथे क्वार्टर पर हम जाएंगे तो 5.5% पर आएगी। ओवरऑल जो महंगाई का आउटलुक रखा है या फोरकास्ट रखा है उसको 5% आरबीआई ने कर दिया है। जाहिर तौर पर रिजर्व बैंक की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता विशाल महंगाई को लेकर ही है। ये बात भी कही गई कि दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक्स हैं जी उन्होंने रेट बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन कई इकोनॉमीज ऐसी हैं जो अभी इसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में रखी है कि क्या रेट अभी बढ़ाए जाए, क्या घटाए जाए। महंगाई जिस तरह से मूव हुई है, अब उसमें 2-3 फैक्टर जी। विशाल हैं। जो एक फैक्टर ग्लोबल इकोनॉमी का है, दूसरा बड़ा फैक्टर जो अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो वो अल नीनो का है। ओके, अलीनो पर भी आएंगे सर, लेकिन आपने जो तमाम इकॉनमीज की बात की है तो अमेरिका से भी जो लगातार जो खबरें आ रही हैं सर, यूएस फेड की तरफ से भी जो कमेंट आती है वहाँ पर भी जो आया बात जो कि वहाँ भी रेट्स अनचेंज ही रखे गए हैं। वहाँ भी लगातार 4 बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है यूएस फेड ने जो है रेट्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया।
नहीं, बिल्कुल। भारत भी और तमाम दुनिया के मुल्क इस चीज पर नजर रखते हैं कि यूएस फेड जो है वो क्या डिसीजन अपने मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो लेगा, और उन चीजों को देखा जाता। भारत में भी चूंकि महंगाई अभी अगर आप जून का जो नंबर देखेंगे तो वो 4.4% का रहा एग्जैक्टली। है। जो आरबीआई का जो एस्टिमेट था या जो फोरकास्ट था उससे कम है, 30 बीपीएस की कटौती के हिसाब से है वो नंबर। ओके। तो रिजर्व बैंक के पास अभी एक इस तरह की गुंजाइश है, और इसीलिए आरबीआई को जो कहा जा रहा है कि उसको महंगाई के मोर्चे पर एक राहत मिली है या राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ग्रोथ के मोर्चे पर आरबीआई ने खुद ही अपना जो अनुमान था 6.6% का उसको बढ़ाकर 6.7% किया है ओवरऑल ईयर के लिए। जबकि इस तिमाही के लिए आरबीआई खुद कह रहा है कि साहब जो हमारा अनुमान था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा यानी 7% की ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में हो सकती है। तो जी भारत के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, जिस तरह से इकोनॉमी ने अपना रेजिलियंस मिसाल दिखाया है। सर, अलिनो की आपने बात छेड़ी है तो मैं इस पॉइंट ये भी आ रहा है सर कि मॉनसून की जो है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अनसर्टेनिटीज़ है, अनिश्चितता बनी हुई है। इस पर कुछ अगर आप कमेंट करना चाहेंगे। और कई बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को समझने की भी कोशिश की थी कि देश के कुछ 8 से 10 राज्य ऐसे हैं जो अलिनो के इम्पैक्ट को लेकर बड़े सजग दिखे थे। कई तरह की, कई लेवल्स पर, कई चरणों में जो है तैयारियां भी देखने को मिल रही थी। नहीं, देखिए, ये अल्नीनो और अनइवन रेन, ये दोनों आरबीआई की चिंता की जो, या कहें सरकार और रिजर्व बैंक दोनों की फिक्र की जो फेहरिस्त है उसमें सबसे टॉप पर है इस वक्त। और इसको आरबीआई ने आज अपनी जब कमेंट्री की उसमें भी इस बात को जाहिर किया। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो देश के जो 166 बड़े जो रिजर्वॉयर हैं या जलाशय हैं उनमें पानी का लेवल जो है वो 44.4% है। एक साल पहले इसी वक्त को अगर देखेंगे तो ये 69.3 था। ओके। और ये एक दशक का जो एवरेज है विशाल, वो भी 47.4% का उससे भी कम है। तो आपका जो रिजर्वायर है या जो जलाशय हैं जिनके जरिए आपकी जो पूरी खेती बाड़ी को सींचने का काम होता है, वहां पर पानी की स्थिति अभी कमजोर बनी हुई है। एक बड़ा मसला है। मॉनसून को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14% के आसपास या 13% के आसपास का मॉनसून का अभी आपका डेफिसिट दिखाई दे रहा है, जो आपका लॉन्ग रेंज की जो नॉर्मल मॉनसून का जो आपका प्रक्रिया है उससे आप कम मॉनसून पर इस वक्त खड़े हुए हैं। ओके। और इसी के चूंकि मॉनसून कम है, बारिश कम हुई है, इसी वजह से आपकी जो खरीफ सीजन की जो बुआई है वहां पर भी कमी दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता। रिजर्व बैंक ने ये कहा भी है कि जो महंगाई है उसको अगर आप उसकी अगर आप बढ़ोतरी को देखेंगे तो उसमें दो चीजें सबसे बड़ी रही हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है विशाल। जी पहली चीज रही है आपकी फ्यूल की का इन्फ्लेशन, जो जी। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसमें जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है वो उसकी जड़ में है। दूसरी चीज है फूड इन्फ्लेशन। तो उन्होंने कहा कि महंगाई में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो दरअसल ब्रॉडबैंड जो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ नहीं है, बल्कि वो दो तीन फैक्टर्स पर टिकी हुई ग्रोथ है, जिसके मूल में जो है इन्फ्लेशन और आपका इन्फ्लेशन कह रहा हूं, फ्यूल इन्फ्लेशन और आपका फूड इन्फ्लेशन है। जी सर, आपने सही बात बताया कि जो कच्चे तेल की वजह से जो इंपोर्ट हो रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने भी कई बार मनी सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश की कि 22 लाख करोड़ के आसपास का जो इंडस्ट्री है, जिसको आप कहते थे, इसको अगर E20 से अगर खबर को जोड़ के देखें कि उसकी जो लॉबिंग को लेकर नितिन गडकरी साहब बात उठाते रहते थे, तो वो कह रहे हैं कि जो कच्चे तेल के इम्पोर्ट में बढ़त से जो है देश का करंट अकाउंट डेफिसिट है अब वो बढ़ चुका है। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सर इसमें कुछ नरमी आ सकती है। मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या वॉर को लेकर जो सिचुएशन है वो अभी कैसी है, क्या और गंभीर बनी हुई है स्थिति, या कुछ उसमें नरमी है? नहीं, देखिए, ये बात और रिजर्व बैंक गवर्नर ने आज कही है, और इससे पूरी दुनिया, भारत अकेला नहीं पूरी दुनिया, और खासतौर पर अगर आप साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कंट्रीज को अगर आप देखें ज्यादा प्रभावित हैं। उनका कहना यह है कि शॉक जिस तरह के अब दिखाई दे रहे हैं, या जो पूरा का पूरा आप फरवरी से जो क्रम शुरू हुआ उसमें एक शार्प वॉलेटिलिटी दरअसल नजर आ रही है। जून में लड़ाई रुकी, जुलाई में लड़ाई फिर से हो गई। तो जो महीने दर महीने या एक हफ्ते लड़ाई रुकी रही, उसके बाद अचानक से लड़ाई शुरू हो जाना। एक रिपोर्ट बड़ी ये आई है, संभवतः ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कि
अमेरिका का जो स्टॉक पाइल है इस लड़ाई को लेकर, जो लॉन्ग रेंज की और प्रेसिशन मिसाइल का जो स्टॉक पाइल था, वो तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। और ओके। ऐसा आप समझिए कि दशकों में हुआ है, जब अमेरिका का जो एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल या भंडारण था मिसाइलों का, वो खत्म होने की कगार पर आ गया, सिर्फ और सिर्फ इस जंग की वजह से। तो मतलब अमेरिका के अमेरिका सारे भी कारतूस फूंक गए क्या सर? अमेरिका इस वक्त इस मुश्किल में है कि उसको किस तरह से अपना जो पूरा का पूरा स्टॉक पाइल है उसको किस तरह से रिस्टोर किया जाए। तो खैर, भारत के संदर्भ में बात करें तो ये लड़ाई बार बार जो एक शॉक दे रही है, कभी प्राइसेस एकदम ऊपर जाते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि ट्रंप साहब ने कह दिया नहीं हम तो नेगोशिएशन एग्जैक्टली सर। टेबल पे बैठे, आज अब बात हो जाएगी, अब हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो पता चलता है क्रूड एकदम शार्पली नीचे आ गया। तो कंट्रीज के पास दरअसल कोई एक स्टेबल स्ट्रेटजी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, भारत भी उसमें उसमें शामिल है। और इसीलिए अगर आप जुलाई का नंबर देखेंगे, संभवतः अगर मैं ठीक बता रहा हूं तो जुलाई में सबसे ज्यादा क्रूड का इंपोर्ट रूस से हुआ, जो देश के टोटल इंपोर्ट का लगभग आधा परसेंट, 54-55% हमने क्रूड जो है वो रूस से खरीदा। जी, इसके बावजूद कि अमेरिका की तरफ से सख्त चेतावनी थी कि आप रूस से जो है तेल नहीं खरीदेंगे, और जिस डेटा की हम लोग बात कर रहे थे, आप प्रवीण सर बता भी रहे थे, $71 प्रति बैरल के आसपास आया था जब 21 दिन की जो है शांति को लेकर जो है व्यवस्था बनाई गई थी कि आप पीस टॉक जो हुआ था 21 दिन का, हालांकि 21 दिन से कम समय में भी उस चीज़ को जो है अमेरिका और ईरान दोनों ने जो है संधि को जो है तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय जब संधि हुई थी तब $71 प्रति बैरल के आसपास आ गया था। और फिलहाल जो है ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड की बात की जाए तो $82 to $90 प्रति बैरल के आसपास इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जैसा कह रहे हैं सर, कभी नरमी आने की कोई उम्मीद नहीं है सर वॉर को लेकर? नहीं, वॉर की को लेकर कोई परमानेंट दरअसल सॉल्यूशन वॉर का नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा। ये तय नहीं हो पा रहा कि किन शर्तों पर चीजें रुकेंगी। अब ओमान और ईरान कह रहे हैं कि साहब हम एक मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं जिसमें जाने वाले शिप जो हैं वो ओमान के रास्ते से जाएंगे, आने वाले ईरान के पोर्ट की तरफ से आएंगे। क्रू जो पूरा का पूरा जो रूट है शिप्स के आने और जाने का हॉर्मुज से, उस सब को तय करने की बात आ रही है। फीस कौन लेगा, कैसे वसूली जाएगी, इस सबको का मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। अमेरिका और दुनिया के बाकी मुल्क कह रहे हैं कि साहब किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से फीस बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं है। तो आप हॉर्मुज को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, चाहे अमेरिका या बाकी के जो मुल्क हैं वो कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या फीस ली जाएगी, भविष्य का क्या मॉडल तैयार होगा हॉर्मुज को लेकर, ये कई बड़े ऐसे सवाल हैं जिनका जो है जवाब विशाल को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि जिन लोगों के पास जो है मान लीजिए कुछ कॉर्पस बचा हुआ है, FD कराना है, किन्हीं का लोन चल रहा है या किसी की EMI चल रही है, उनको क्या सलाह होगी सर? इस RBI MPC के मिनट्स जो अगर जारी होंगे 1-2 दिन के बाद, उनके बाद उनको क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा उनके लिए? नहीं, सीधे तौर पर देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा फायदा है, बैंकों को फायदा है, क्योंकि लोन के अपटिक में और हेल्प मिलेगी, खासतौर पर हाउसिंग लोन जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, बड़े टिकट जी। साइज के लोन होते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर को फायदा, ऐसे लोगों को फायदा है जो घर खरीदना चाह रहे हैं या जो होम लोन लेकर बैठे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ब्याज दरें अभी निचले स्तर पर रहेंगी। ये एक सबसे बड़ा विशाल फायदा इन लोगों के लिए है। FD वालों को अगर आप एक तरह से देखें तो कम से कम जिन लोगों ने FD करा रखी है वो पक्के उस पर बैठे होंगे, चलिए अभी फिलहाल ऐसे कोई रेट नहीं पड़ने जा रहे, या उनका कुछ ऐसा मिस या लॉस नहीं होगा। आने वाले वक्त में क्या दिसंबर में RBI रेट बढ़ाएगा या उसके बाद बढ़ेंगे, या हो सकता है रेट बढ़ाने का साइकिल लाने की जरूरत ही ना पड़े रिजर्व बैंक को। अगले 6 महीने में इस तरह की परिस्थितियां तैयार हो, मान लीजिए जंग रुक जाती है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो अगर कम होता है, तो हो सकता है RBI को रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। रेट अगर नहीं बढ़े तो FD वाले आज जहां खड़े हैं वो उसी लेवल पर उनके लिए एक अच्छी पोजीशन है कि साहब आपने अगर FD कराई तो आप फायदे में हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा रेट अभी बैंक FD पर ऑफर कर रहे हैं।